बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने ऐलान किया कि जुमे को हम निकल रहे हैं। जुमे को उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी है। आपको याद है कि इससे पहले भी वो कई दफ़ा कॉल दे चुके हैं। देखना यह है कि इस जुमे को क्या होता है, उनकी कॉल पे लोग बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक भूख हड़ताल की, दोपहर 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। तो ये एक अलामती भूख हड़ताल थी। लेकिन इस पर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि ये कैसी भूख हड़ताल है कि जो लंच के बाद शुरू हुई और डिनर से पहले पहले ख़त्म हो गई। और इसके अलावा आप देखते हैं कि आज के जो अखबारात हैं उसमें हेडलाइंस हैं, और हेडलाइंस क्या हैं, वो ये है कि जी GHQ के सामने कारकुन एहतजाज की कॉल दी थी। इमरान खान का एतराफ़, जो इमरान खान से ये बयान मंसूब किया गया है, इस पर हुकूमत के कुछ वज़रा और कुछ जो हुकूमत के हामी कानूनी माहिरीन हैं उनका बड़ा फोकस है। उनका एक ख्याल है कि इस बयान के बाद अब इमरान खान साहब को सज़ा देना अदालत के लिए बहुत आसान है। लेकिन तहरीक इंसाफ का इस बयान पे क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद है जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। और जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है और बहुत से मुकदमात में आज भी वो अदालतों में पेश हुए। तारड़ साहब, ये जो आज हेडलाइंस हैं मुख्तलिफ़ अखबारात की कि जी खान साहब ने तो इतराफ़ कर लिया है कि GHQ के सामने मुजाहरे की उन्होंने कॉल दी थी, इसकी लीगल वैल्यू क्या है, इस बयान की लीगल वैल्यू क्या है? क्योंकि ये तो कुछ सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू है, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं उन्होंने बात की है, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं नहीं की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब का जो एतराफ़ी बयान है या इकबाल जुर्म है, ये कंसिस्टेंट है 9 मई के वाक़यात के साथ। और जो हम बात करते रहते थे कि खान साहब की तीनों मोहतरम बहनें जो हैं वो मौके पर मौजूद थीं कोर कमांडर हाउस के बाहर, उनके भांजे हसन न्याजी साहब वहाँ मौजूद थे। उनके रहनुमाओं को देखा जा सकता था ये कहते हुए कि आप अपने अपने टारगेट पर पहुँचें, आपको बताया गया है आपने क्या करना है, आप पहुँचें वहाँ पर जाकर अपना काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज उस केस का एक कंक्लूजन की तरफ ये मामला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कहा गया कि जी ये खुद करवाया गया है, हमें रोका क्यों नहीं गया। और एविडेंस जितनी भी थी, वो वीडियो एविडेंस थी, वो फोरेंसिक एविडेंस थी, वो मोबाइल टावर से अगर लोकेशन ली गई तो तमाम रहनुमा वहाँ मौजूद थे, आइडेंटिफाई किए जा सकते थे, वीडियो बयान मौजूद थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वकील भी हैं कि ये जो अखबारों में हेडलाइन लगी है ये कोर्ट में कैसे पेश हो? देखिए, ये जो तफ्तीशी टीम आज गई है अडियाला जेल, और उन्होंने कुछ टेस्ट करने की भी कोशिश की जो खान साहब ने टेस्ट नहीं दिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट। तो आप देखें ना, पॉलीग्राफिक टेस्ट ये है कि मैं आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बता दूं कि उससे पता लग जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और उसमें वो जो आपकी नब्स को ट्रैक करते हैं, जो वो लगती हैं मशीन, वो ये बताती है कि आपका हार्ट रेट कितना ऊपर गया, पल्स कितनी हाई थी। तो ये तो अब लीगली तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के ज़रिए, और जो तहकीकाती इदारा है जिस पुलिस ने ये तफ्तीश करनी है उसके सामने जब ये बयान लेने आज गए हैं, तो फिर बयान दिए टेस्ट देने से इनकार क्यों किया? पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। यही तो बात है कि एक तरफ आप एतराफ़ी जो है वो बयान देते हैं, फिर जब तहकीकाती इदारे पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो आप देने से इनकार करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक तरफ अपने सपोर्टर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हमने ये करवाया था, डट जाओ, खड़े हो जाओ, और दूसरी तरफ जब कानूनी बात आती है और तहकीकाती इदारे ये बात आपसे करते हैं तो वो बात आप करने से इनकारी हैं। तो ये दोगला मेयार नहीं होना चाहिए। इतनी हिम्मत करें, जुर्रत करें कि जो अखबार में बयान लगवाया है वो तफ्तीश करने वाले अफसर को भी दें। खोसा साहब, ये जो मुख्तलिफ अखबारात में बयान है इमरान खान साहब से मंसूब है कि GHQ के सामने कारकुनों को पुरअमन एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, इसको हुकूमत का ये ख्याल है एतराफ़ जुर्म है। मरियम नवाज साहब भी यही बात कर रही हैं और भी बहुत से लोग ये बयान अदालत में कैसे साबित होगा कि ये इमरान खान का बयान है? देखें, इस बयान की धेले की वक़्त नहीं है कानून की नज़र में। ये बिल्कुल ना तो काबिल इदखाल शहादत है, न ही ये इमरान खान साहब के जो है किसी अंदाज से बयान मुतसव्वर किया जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा मार्च 2023 में पार्टी के इजलास में ये फैसला हुआ था कि अगर दोबारा ज़मान पार्क पर पुलिस ने कोई क्रैकडाउन किया तो मुज़ाहमत की जाएगी। देखें, ये मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब का जब 2 आर्मी चीफ के साथ तसादम हुआ था
तो ये कोर कमांडर्स की फॉर्मेशन कमांडर्स की सारी मीटिंग में भी ये तय हुआ था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कि अगर नवाज़ शरीफ ने अब की बार हमारे आर्मी चीफ पर हाथ डाला तो फिर हम रिएक्ट करेंगे। और नतीजा उसका क्या हुआ कि मुशर्रफ के जहाज़ को पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड नहीं करने दिया गया उस वक्त के आर्मी चीफ को, और कहा गया कि हिंदुस्तान में तुम जाके लैंड करो। आज वही नवाज़ शरीफ माशाल्लाह उसी इदारे का जो है जो ब्लू आइड होकर तो हुक्मरानी के फ़राइज़ इनको सौंप दिए गए हैं। तो कोई तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, या तो माने उसमें आपने हाईजैकिंग का प्लान का उस पर मुकदमा नवाज़ शरीफ पर करके उसे उम्र कैद की सज़ा तक करवा दी, वो तो बिल्कुल एक एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की जो है अफवाज पाकिस्तान पर उस वक्त तो कोई हर्फ नहीं आया, उनके ख़िलाफ़ तो कोई गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं किया गया, उनकी पार्टी को तो बैन उस बिना पर नहीं किया गया। तो ये डाइकोटमी कोई समझ आती है? अगर ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएं तो ये हुकूमत के जो फॉर्म 47 के हैं ये सारे के सारे नाअहलों के घर चले जाएंगे माशाल्लाह, ये भी करके देख लें। वैसे पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जस्टिस बाबर सितार साहब ने मेरी ही एक पिटीशन पर, जो उन्होंने मेरा और बुशरा बीबी का जो इन्होंने सारा दिन चलाया था आपके चैनल्स ने, वो हम लेकर गए थे कि जी आप ये कैसे कर सकते हैं। और फिर एसपी इंटेलिजेंस ने बुशरा बीबी को थाने कोसार में बुला लिया कि आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट हमने लेना है और आपकी हमने वॉइस मैचिंग करवानी है। तो इंजंक्ट हो गया कि आप ये ऐसा नहीं करवा सकते। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट से गुजर चुका हूँ। जब काफ़ी साल पहले मैंने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था तो मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था, तो मैंने क्योंकि इंटरव्यू किया हुआ था ठीक, तो मैं तो उस टेस्ट से निकल गया। ठीक, तो आप लोगों ने अगर कुछ नहीं किया हुआ तो आप भी करवा लें टेस्ट, और वो भी इस ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के होते हुए, ऐसी हुकूमत के होते हुए जो हमें वैसे ही हमारी पार्टी पे बैन लगा के हम सारों को गद्दारी के कटहरे में खड़ा करने जा रही है। आप समझते हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? ना इखलाकी, ना कानूनी, ना आइनी तौर पर इनको कोई इस्तेहकाक पहुंचता है, माफ़ कीजिएगा। इसलिए अगर तो कोई होता है, कोई न्यूट्रल एजेंसी होती, कोई स्कॉटलैंड यार्ड होती, कोई इंटरनेशनल कोई होती। स्कॉटलैंड यार्ड से आप करवा लेंगे? अच्छा, ज़रा आज सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है जी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। तो सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा है इस खबर के बारे में? ये जो आज अखबारात की हेडलाइंस हैं कि इमरान खान ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया, तो सलमान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। जी तारड़ साहब, तब तरदीद हो गई है इमरान खान साहब। देखिए, एक एतराफ़ इमरान खान साहब ने किया, एक एतराफ़ मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब ने कर दिया। इन्होंने जब 12 अक्टूबर 99 से कंपेयर किया 9 मई को, तो यानी डिज़ाइन तो यही था ना कि हम हमला करेंगे, केओस पैदा होगा, कोई ग्रुप टेक ओवर करेगा और मामला जो है मलियामेट हो जाएंगे। देखे ना, ये तो 12 अक्टूबर से कंपेयर कर रहे हैं ना, इन्होंने पूरा 99 का नक्शा खींचा। तो हम तो ये कहते आए हैं कि ये चाहते थे कि हुकूमत का उस वक्त जो है वो तख्ता उलट दिया जाए जहाँ जहाँ जो बैठा है। और ये वज़ीर आज़म साहब भी ये बात कर, आपके ख्याल में इनका किसी ग्रुप से राब्ता भी था? मैं अब देखें, ये तो ये बता सकते था कि नहीं, मगर ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दी है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो आज लगता है कि यौम इतराफ़ है, आज एक लीडर का इतराफ़ आता है, एक खोसा साहब का इतराफ़ आता है। तो हम तो ये कह चुके हैं कि उस वक्त सिस्टम को डीरेल करने और मुल्क के अंदर केओस पैदा करने की वो एक कोशिश थी। और देखिए, ये अब वजाहत करते रहे, मगर क्या ही अच्छा होता। राजा साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मैंने कानून पढ़ा है उनसे, तो क्या ही अच्छा होता कि राजा साहब कहते हैं कि और ये आपके उस्तादों के उस्ताद हैं? ये हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बुजुर्गों के पास ये 67 में पेश होते रहे हैं और हम तो इनके बच्चों के साथ पढ़े। तो बात ये है कि क्या ये अच्छा होता कि राजा साहब आते बाहर और कहते ये पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और मेरा लीडर बिल्कुल इसमें सच्चा निकला है, ये बयान बिल्कुल सच्चा था। अब ये वजाहत कर देना बयान की, मैंने ये नहीं कहा था, सियाको सबाक से हट के पेश किया गया, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था, बात तो आपने कर दी, इतराफ़ आप कर चुके। अब आप उसकी 100 तजीदें, 100 वजाहतें पेश करें, बयान आपका मौजूद है, अपनी जगह मौजूद है। जी खोसा साहब वो कह रहे हैं बयान आपने भी इतराफ़ कर लिया है।
सुभान अल्लाह। देखिए, मैं उस एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट जिसके बिसाखियों के सहारे पर आज ये खड़े हुए हैं, जो असल में हुकूमत चला रही है इस वक्त। मैं उनका बात कर रहा हूँ कि भाई साहब, जिस शख्स ने आपके माशाअल्लाह आपके लैंड ना करने दिया आपके जहाज़ को, जिसने कहा हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड करेगा, ये तो तारीख का आपको पता ही है, ये अमर वाक़े है, और जिस पर आपने उम्र कैद उसको सज़ा करवाई। आज आप माशाअल्लाह उसी को लेकर आप आसमानों की फ़िज़ाओं में चल रहे हैं और फॉर्म 47 के ज़रिए न सिर्फ उनकी हुकूमत बना दी है, उनके ज़रा पॉलीग्राफिक टेस्ट तो उनके तो करवाएं, उनको तो पता बताएं ना कि ये कहाँ है, ये है वो कतरी ख़त जिसको लहरा के कहा, ये है वो वसाइल जिससे ये जो है पार्कलैंड व्यू के फ्लैट्स बने थे, फिर बाद में कह दिया कि ये तो सियासी बयान मैंने दिया था। वो अगर असेंबली के फ्लोर पर जो हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है उसकी बकौल इनके कोई जो आप नहीं है। माजी की बातें कर रहे हैं, इनका 9 मई के वाक़यात से कोई रब्त बनता है? देखिए, 9 मई का तो झूठ है ना, ये तो स्थाई ऑर्केस्ट्रेड ड्रामा। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा, मैं भी उनका वकील आज से नहीं 1-1.5 साल से तो हूँ ना, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो है कहा था कि चढ़ दौड़ना किसी उस पर, बल्कि वो तो हमेशा से इसको इनकार करते चले आए हैं। और वो 9 तारीख को जिस अंदाज से गिरफ्तार किए गए, वर्दियों में फलांग कर जो है दीवारें फलांग कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से जो उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उसका अगर वो भी कह लें ऑर्केस्ट्रेड ड्रामा सारा किया गया। भाई, किसने कहा था आप फौजी वर्दियों में रेंजर्स जाएं? ये पुलिस का काम है, रेंजर्स का काम तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है उस गिरफ्तारी को कलअदम करार के गैर आईनी, गैर कानूनी और जराइम कहा ये किए गए हैं, इर्तिकाब किया गया। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी। हाँ। तो जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में फौजी वर्दियों में मलबूस अफसरान जाके उसको गन पॉइंट पे गिरफ्तार कर लें, तो आपके ख्याल में वो ठीक है और इमरान खान की गिरफ्तारी गलत है? एक मिनट, मैंने कभी नहीं कहा ठीक है। एक बात आपको बता दूं, हाँ। ये रीत बंद होनी चाहिए। आपने फातिमा जिन्ना को कहा गद्दार है और फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान नहीं चल सकते। आपने कहा मुजीबुर रहमान गद्दार है, मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान नहीं चल सकते, जबकि मुजीबुर रहमान ने फातिमा जिन्ना की कैंपेन की थी। आपने भुट्टो को कहा गद्दार है और आपने कहा भुट्टो और पाकिस्तान नहीं चल सकते, आपने जो उसका अशर किया। आपने बेनज़ीर को कहा गद्दार है और बेनज़ीर और पाकिस्तान नहीं चल सकते, और अब आप इमरान को कह रहे हैं। हाँ, नवाज शरीफ को आपने कहा गद्दार है और ये पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, आपने उसे भी उम्र कैद सजा की, और अब आप इमरान खान के खिलाफ जो है दरमियान में एक भूल गया, वो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ गद्दार है, इस पे आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करो। देखिए, वो तो जो भी सियासी बयानात होते रहेंगे, लेकिन एक बात तो ख्वाजा आसिफ की बड़ी वाज़ेह है। रिहाना डार से हारने के बाद जिस तरह वो कहते हैं और कहते रहे कि कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, मैं यही कहूँगा कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। अच्छा, हारने के बाद भी आप वजीर तारड़ साहब, ये जो उन्होंने हिस्ट्री मुख्तसरन बयान किया है कि फातिमा जिन्ना से सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान के सियासतदानों को गद्दार करार देने का, और अब ये इमरान खान साहब जो हैं वो उन पर वही सिलसिला जो है वो दोबारा रिपीट किया जा रहा है, तो क्या आपके ख्याल में ये एक पुरानी रवायत को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा जिसका पहले कोई फायदा नहीं हुआ? फातिमा जिन्ना वाले को तो सबसे पहले उमर अयूब को कंडेम करना चाहिए, उसको ऑन भी करें, कंडेम भी करें, आके फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें, मैं उनको दावत देता हूँ। खसा साहब ने अच्छी बात की, उसको कंडेम करें आके। वो क्यों करें? मैं कंडेम कर रहा हूँ, एक ही बात है। नहीं, वो उनका डायरेक्ट नहीं, वो क्यों करें? वो पोते हैं ना जी। आप जवाब दें अपने नाना के दादा के। मैं बिल्कुल दूंगा जी, बैठा हूँ और हल्फन दूंगा, कुरान के ऊपर दूंगा अगर आप कहेंगे। तो बात ये है कि आपने मुल्की तारीख के अंदर देखा जिस तरह भी लोगों ने सख्तियाँ बर्दाश्त की, ये खोसा साहब की फॉर्मर जमात जब ये थे वहाँ भी बहुत लोगों ने सख्तियाँ बर्दाश्त की। देखिए, किसी ने मुल्क पे वार नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं रहूँगा तो मुल्क टूट जाएगा, किसी ने ये नहीं कहा कि निकलो और खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, किसी ने ये नहीं कहा। नवाज शरीफ बिस्तरे मर्ग पे अपनी अहलिया को छोड़ के आए, दुख बर्दाश्त किया। जिस दिन उनकी वालदा की वफात हुई, शहबाज शरीफ से जरा कर रहा था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज, हम रोए नहीं, हमने चीखें नहीं मारी, हमने मजलूमियत का प्रचार नहीं किया। जेलों के अंदर आप राना सनाउल्लाह जिस जेल में थे, स्ट्रोक हुआ, हम चुप रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, पार्ट एंड पार्सल है, हमारा तो जुर्म भी कोई नहीं था। इधर आप तोशा खाना का भी केस करें, 190 मिलियन पाउंड का भी केस करें, उसके बाद आप साइफर का भी केस करें, आप पे अरबों रुपए की करप्शन की भी इल्जामात हों और उन केसेस में सहूलतकारी भी जारी हो, और उसके बाद आप
धेले की करप्शन का इल्जाम नहीं है। गुड टू सी यू की कुछ बाकियात भी तो होती है ना। अच्छा, हाँ, तो गुड टू सी यू की बाकियात, आपका ख्याल है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की कुछ बाकियात अभी जुडिशरी में हैं? मैं समझता हूँ कि देखें, लोग फैन फॉलोइंग है ना, वो सेलिब्रिटी को सारा और नज़र से देखते हैं, तो ज़ाहिर बात है दिल के जज्बात हैं, कुछ सोशल मीडिया के भी प्रेशर्स होते हैं। मगर हैविंग सेड दिस, जिस पे गद्दार का लेबल लगा है, मुझे बताइए किसने कहा कि आग लगा दो, जला दो, मार दो, ठोक दो, उल्टा लटका दो? किसने कहा कि पीटीवी के अंदर घुस जाओ और एक दूसरे को मुबारक दी, हमने आज तोड़ फोड़ कर दी? देखिए, जमहूरी रवैये थे, जमहूरी लेगेसी थी। ये कभी नहीं था कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पहली दफा नारा लगाया कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और उसका अमली मुजाहरा भी लगाया। किसने लगाया मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं? ये देखे ना, जो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जो शंदाना गुलजार साहिबा ने कहा। इमरान खान साहब का एक बयान है, वो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप चलवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कैसे चलाऊंगा अगर मैं ना रहा, इमरान खान की वीडियो मैं कैसे चलाऊं? मैं चलाना चाहता हूं। ठीक है जी, अगर मैं ना रहा तो ये खुदा ना खास्ता मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। ये उनका अपना बयान है। तो ये देखिए ना, कोई अपनी बका को, कोई सियासी लीडर में तो इतना है इमरान खान का, खौफ तो इतना है। मैं एक सियासी जमात का रुकन होते हुए, पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए मैं ये कहूंगा, कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। पाकिस्तान ये बात तो सही है, और फिर सियासी लीडर हैं। ये तो खुदा साहब भी इतराफ करेंगे 100%। कोई पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती है। मुझे ये बताएं कि ये किसने कहा है? और दूसरी बात, ये इतना खौफ है इनको, हुकूमत इनकी है ना, 2-3 साल से तो इन्हीं की चली आ रही है हुकूमत। बैन क्यों लगा हुआ है भाई? आप इमरान खान की वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप उनका नाम नहीं ले सकते, वहाँ दिखा सकते? किस लिए? नाम तो हम ले रहे हैं, नाम तो खैर ले रहे हैं इसलिए कि आप डिठाई से ले रहे हो आप, अदरवाइज तो आपको भी पता मैं है। आपकी वजह से ले रहा हूँ ना। चले, अच्छी आप ले रहे हैं तो मैं भी ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप वकील हैं। देखें यार हामिद, मुझे ये बताओ कि क्या पाकिस्तान का सबसे हरदिल अजीज कायद नहीं है इमरान खान? क्या सबसे ज़्यादा सीटें इमरान खान की कौमी असम्बली में नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी सारी असम्बलियों में नहीं है? तो ये तो इकट्ठे जिन्होंने भी इनको कर दिया, इनको चूंचू का मुरब्बा बना के कोलिशन बना दी। लेकिन अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि ये गुड टू सी यू की बाकियात की वजह से आपको रिलीफ मिलती है। तो काजी फायज ईसा साहब इन्होंने थोड़ी कोशिश की है। 13 जज साहिबान ने, काजी साहब ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया है। उन्होंने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ जमात थी, जमात है और जमात रहेगी। अब ये 13 जजेस के ऊपर हावी होकर ये जो उसकी मुनहदम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अदलिया की तज़हीक कर रहे हैं और तवास्तर और तसलसल से करते आए हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो हमले किए थे आपके सामने है, जो चीफ मिनिस्टर ने अब जो कहा है कि हम तुम्हारे जो है इबरत तुम्हारे फायज ईसा साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो कहा जाता है वो भी तो गलत है। नहीं, मगर जो बात चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कह दी है कि हम आपसे आहनी हाथ के साथ निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कह रही है, वो धमकी दे रही। रीसेंट आप तकरीर जरा चला दें, उनकी चलाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। उसने कहा कि हम आहनी हाथ से आपसे निपटेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि डीस्टेबलाइज करने वालों को रोकेंगे और डीस्टेबलाइज करने क्या बात ये, यानी अगर हमें जो है हमारी मखसूस नशिस्तें वापस की गई हैं तो ये डीस्टेबलाइज करने के मुतरादिफ है, इसलिए आहनी हाथ से निपटेंगे। ये है इनका वतीरा, ये है इनका तरीका कि अदालतों पर। मरियम नवाज साहबा का जो बयान है तारड़ साहब, आपके ख्याल में कुछ रेड लाइन क्रॉस नहीं कर ली उन्होंने? देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने एक ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन की, मुल्क के अंदर हालात की बात की और उन्होंने कहा कि एक जमात है जो डीस्टेबलाइज करी, मुल्क को डीस्टेबलाइज नहीं करने देंगे। और ऑब्वियसली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से ये बात की, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में देखें, बिन मांगे रिलीफ दिया जाना, वक्त के धारे को वापस मोड़ देना, उन एमएनए का कोर्ट के सामने मौजूद ना होना, उस सियासी जमात का सामने मौजूद ना होना, बिन मांगे एक एफिडेविट। उस दिन मैंने कहीं पढ़ा, उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाओ तो बड़ा कुछ मिलता है, उन्होंने कहा जी एक और इमारत के सामने जाओ तो बिन मांगे भी मिल जाता है। वो कमल शोजफ पिटिशनर थी उसमें, हमारी जो विमेन एफिडेविट किसी का नहीं था। कमाल है, वो उसने भी एसआईसी का रिलीफ मांगा था, तरीके इंसाफ का रिलीफ किसी ने नहीं मांगा। अलग पिटिशन आती, सुनते उसको। नहीं, वैसे हम भी कहते इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन कोई तो होगी ना कि बिन मांगे रिलीफ कैसे मिल गई आपको? यार हामिद मीर, एक तो मेरे भाई भी माशाल्लाह वकील हैं, इनको आर्टिकल 187 का भी इल्म होना चाहिए कंप्लीट। 187 किस किस के लिए हुआ इस मुल्क के मुकम्मल इंसाफ मिलेगा? देखिए, मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा, आप ग्राउंड रियलिटी असल हकीकत पर नहीं पहुंचेगी तो फिर अल्लाह मियां के पास। उन्होंने कोर्ट ने ये कहा जी कि पता लगाएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
में आप शामिल क्यों हुए? ओ भाई, मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम मैंने पहली दफा सुना था यार। मेरा क्या ताल्लुक है सुन्नी क्यों शामिल हुए आप उसमें? और मैं कभी, देखें बात यह है कि जब मैंने फॉर्म दिया, मैंने उसमें लिखा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैंने उसमें अपना हलफनामा दिया। जब इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ने, और ये 11 जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ वो सिंबल वाले हमारे फैसले की तशरीह गलत की, बल्कि आइन से इनहराफ किया, आइन की खिलाफ वर्जी की। जब हमें इन्होंने आज़ाद उठा के बखेर दिया तो फिर हमारे पास आर्टिकल 51 में 3 देने की ऑप्शन था ना कि हम किसी को ज्वाइन करते। हम क्योंकि आज़ाद को तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिला करती हैं, तो फिर वो एक स्ट्रेटजी बनाई थी, जिस तरह हमने 4% की बनाई थी, जिस तरह इन्होंने जब मोहतरम नवाज शरीफ सेनेट के इलेक्शन में जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जब बैनिश कर दिया, 10 साल के लिए बाहर फेंका था, वो सारे उनके अंगूठे लगे हुए थे, सारे खानवादे के, शहबाज शरीफ और सारा घर टब्बर सारा सरूर महल में गया था। उस वक्त इन्होंने कहा था, एक मुशर्रफ ने एक लॉ बनाया था कि जब तक फिजिकली प्रेजेंस नहीं होगा उसकी पार्टी ना इलेक्शन लड़ सकती है, ना रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन से हो सकती है। हमने तो सारी रात बैठ के PPP में 4 पीस बनाई और मोहतरम वो हमारे मरहूम जो है मखदूम अमीन फ़हीम को चेयरमैन बना के और राजा परवेज़ अशरफ को सेक्रेटरी जनरल बनाया। आज तक वो पक 4P और 3P की। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी को सदर बना दिया, राजा ज़फ़र उल हक को चेयरमैन बना दिया। साइकिल की जगह इन्होंने शेर ले लिया, हमने तलवार की जगह तीर ले लिया। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आज पहली दफ़ा तो नहीं बनाई है हमने, पहले भी इसी तरह डिक्टेटर ने किया। अब जो डिक्टेटर ने किया वो भी यही डिक्टेटर था। इलेक्शन कमीशन को कौन चला रहा था भाई? एस्टैब्लिशमेंट चला रही थी। अच्छा, ये अब आप इन्होंने इतनी लंबी वजाहत की है जी कि बिन मांगे इंसाफ की जो आप बात कर रहे हैं, कोई इत्मीनान हुआ आपको? कि मैं ये समझता हूँ इनके साथ बीत चुकी है कि ना वकील है, ना दलील है, ना नज़ीर है, ना अपील है। यानी आप ना वकील है, ना दलील है, ना अपील है हैं? तो सुभान अल्लाह। अब ये रिव्यू में गए हैं ना, उसको देख लेंगे जरा रिव्यू में क्या होता है। ये फिर पूरा मुकम्मल कर देता हूँ। हैं अजब रविश की अदालतें और निराले ही ढप के हैं फैसले। ना नज़ीर है, ना वकील है, ना अपील है, ना दलील है। ये फिर तो अदालत का इर्तिकाब कर रहे हैं। ये तो शेर है, होता फैसला ये तो बड़ा मशहूर शेर है। और मैं ये समझता हूं कि देखिए, बिन मांगे रिलीफ आप बुला लेते हैं, मैंने इसको आप कहते हैं हम 187 के तहत समझते हैं। उन्होंने मंगवाए, उन्होंने फॉर्म मंगवाए, ये एफिडेविट दें यहाँ पे कि इस जमात के मेंबर बनना चाहते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन वो जो बात का आप कर रहे थे मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो थोड़ा चला दें। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आपको जमीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका जमीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका जमीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? ये इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है? नहीं तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, फैसला आज आ चुका है तो वो ये पर्सनल माफ कीजिएगा, ये उनकी वो तो नाम लिए बगैर करें, आप तो नाम लेके कमाल है। उन्होंने कहा कि आपके जमीर बिके हुए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जमीर बिके हुए हैं। इससे बड़ी तौहीन मुझे बताइए जाती अटैक। मुशर्रफ का लॉ मिनिस्टर कौन था KPK में? मतलब मैं केयर टेकर लॉ मिनिस्टर एक रहे हैं। बहरहाल वो तो काजी फाइज़ साहब ने आपका MQM आपकी MQM एलाई का था, आपके जो अलायंस में है MQM के थे लॉ मिनिस्टर। नहीं मैं मुशर्रफ का एक KPK के लॉ मिनिस्टर कौन थे? एक मार्शल लॉ में लॉ मिनिस्टर रहे हैं। चले वो अब एक सिटिंग जज है। अच्छा मैं नहीं, अच्छा आपको नहीं पता? तो फिर मुझे भी नहीं पता। आपको नहीं पता तो फिर मुझे भी नहीं पता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। क्या बात। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा अब एक वजाहत सुन लें जी। अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब
यानी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में वज़ीर भी रहे हैं और वज़ीर आला भी बने थे, तो वो तो जायज़ हैं, वो इनके लीडर बड़े पवित्र हैं, वो साफ़ सुथरे हैं, बने थे बाकी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये अब जरा पूछ लें इनसे देखिए ना कि वो जब उनके माशाअल्लाह ज़ेर साया परवरिश भी पाई जनरल जानी की, जिलानी साहब के, और फिर वज़ीर पहले एक आम वज़ीर रहे, उसके बाद वज़ीर आला बने, और वो ज़ियाउल हक के वो जेनुइन था सारा बात, वो तो इनकी सफ़े तो भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। क्या बात, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या थे उस ज़माने में। लेकिन ना ये अगर बात करेंगे तो बड़े, हम तो इसकी वजाहत कर चुके, इस पर माजरत कर चुके, कह चुके कि गलती थी, मगर ये हिम्मत करे ना, उमर अयूब भी आके मजम्मत करे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आके माफ़ी मांगे, कहें कि जी ये गलत था जो हमने किया। ठीक है, मानते इस बात को, आपकी भी सफ़े भरी पड़ी हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हालिया अमल से पिछले अपने और अपने बुजुर्गों के बहुत से गुनाहों की तलाफी नहीं कर दी। उसका इजहार भी किया जाए ना, करे इजहार, कहे जी वो गलती थी हमारी, बड़ी गलती। मेरे वालिद साहब जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पंजाब के गवर्नर बने थे तो गलत बने थे। बिल्कुल कहे। और उमर अयूब साहब क्यों नहीं कहे? उमर अयूब साहब चिढ़ जाते हैं, उनको कोई कहता है कि अपने दादा की माफी मांग लें, वो चिढ़ जाते हैं, वो और बातें शुरू कर देते हैं। कोई हर्ज नहीं है यार, बड़ेपन नहीं। मैं तो देखें, जातियात पे मत जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। अगर हम चमक की रीत की डालेंगे और कोयटा ऑपरेशन की बात करेंगे, मुझे बहुत छोड़े आप जरूर करें। आप कुरान ले आए, कुरान पे मैं हल्फ देने को तैयार हूँ। आप इरशाद हसन खान जिंदा है, उस बेंच में था, ना करें, खलीलुर रहमान खान साहब, दो लोग जिंदा है ना, जाती ना करें। मैं कुरान पे बात कर लें। आप कुरान, आप तो नहीं है, आप तो ब्रीफ केस नहीं लेकर गए थे, आप कुरान शरीफ मरे हुओं की कुरान शरीफ कैसे उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा, क्योंकि इरशाद हसन खान जिंदा है, गवाह बना लेते हैं। और उनकी किताब भी आ गई, इरशाद हसन खान साहब ने किताब में लिखा है। हालांकि अच्छा, लेकिन खान उनकी कोई बनी नहीं, मेरा ख्याल है वो खुदा साहब सही कह रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि ना करें, जातियात पर कर लेते हैं। दो लोग जिंदा है, दो लोग जिंदा है, जातियात पर ना जाए। मैं जातियात पर आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं। आपको डेरा गाजी बहुत ज्यादा जानता हूं। आपको डेरा गाजी खान में किसने कहा था कि एक काबिल वकील है, आपको लाहौर प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। मैंने कभी किसने कहा था? ये भूलना नहीं चाहिए। नहीं किया। उन्होंने कहा छोटी जगह है आपके लिए, आपका जितना टैलेंटेड है आप बड़ी जगह। अच्छा, आप ये बताएं तारड़ साहब कि वो जो आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, वो क्या बना? वो पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन क्या होता है कि आप एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं और उसके बाद फिर उसकी मुशावरत और बाकी सिलसिला पूरा करते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 6 के हवाले से भी बातचीत वो कर रहे हैं। उन्होंने आज रिव्यू पिटिशन भी दायर कर दी। हमारी रिव्यू पिटिशन पीपल्स पार्टी से तो मशवरा बिल्कुल हुआ था जी, हुआ था। वो उनके कुछ इल इन्फॉर्म्ड रहनुमा जो हैं वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं पूछा गया। नैयर बुखारी साहब की भी स्टेटमेंट आपके सामने है। उन्होंने कहा जी हमारा ये फैसला है और हम इस पे हुकूमत के साथ हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे काफ़ी होमवर्क हो रहा है और ये प्रिंसिपल। तो आपके अपनी पार्टी के लोग और कुछ आपके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बयानात से शायद ऐसा लगा कि शायद अभी फैसला नहीं हुआ। जरा मैं सुन लें, आप खुद ही सुन लें क्या कह रहे हैं जी। फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। अभी फैसला हुआ नहीं। पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी का फैसला है वो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हतमी नहीं है। अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, देखिए एक राय मौजूद है, लेकिन हम कोई सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है नहीं, और इसका जो है वो एक बाज़ाब्ता ऐलान तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। आपकी पार्टी में कन्फ्यूजन तो है। देखिए, बिल्कुल असूली फैसला है। असूली फैसला? हाँ। और तारक फजल चौधरी कह रहा है कि हतमी फैसला नहीं हुआ, आप कह रहे हैं असूली फैसला। असूली फैसला है। हतमी फैसला कब होगा? हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी, उसका होमवर्क मुकम्मल कर लिया जाएगा। जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में मुशावरत हो जाती है तो फिर क्या होगा उसके बाद? देखिए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत का आपको मेरे से बेहतर इल्म है कि इस मामले पे मुशावरत जो है वो किसी लेवल पे हुई है और इत्तेहादियों के साथ हमारी मुशावरत मौजूद है। एमक्यूएम से हो गई है। देखिए, एमक्यूएम से इस पे बातचीत हुई और एमक्यूएम के साथ बातचीत जारी भी है इसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि एक जब असूली फैसला कर लिया है, हमारी जो इलेक्ट्रेट है, हमारा जो एक सियासी बेस है, उसमें लोग इस बात के भरपूर तरीके से हिमायत कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। अब उस पे मजीद मुशावरत के बाद, लीगल होमवर्क के बाद जो है वो इस खत्मी फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। असूली फैसला हो गया तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का। तारड़ साहब ने अपनी बात को रिपीट कर दिया है। तमाम जो
हाँ, इसको बातें की गई हैं अभी तक इसहाक डार साहब की तरफ से और लोगों की तरफ से, उन्होंने उनको बालाए ताक रखते हुए पुराना मौक़िफ़ जो उस पर कायम है। मीर साहब इसको कहें बेअसूली फैसला हो गया है ये। अच्छा। बेअसूली इसलिए कि असूल का तो इसमें ज़रा बराबर भी कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। अगर इस तरह से ये आर्टिकल 6 और इस तरह से ये आर्टिकल 13(2) का इतलाक़ करने लगें, अगली बारी इनकी होगी और उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी की हो, तो फिर इस तरीके से करते चले आएँ। आपने नैप को बंद किया, क्या नैप आप बंद हो गई? ANP की शक्ल में आ गई। क्या आपका ख्याल है कि इस तरह से पार्टियां बंद की जा सकती हैं? क्या लोगों के दिलों से इमरान खान को दिल और दिमाग से निकाला जा सकता है? क्या इन्होंने कहा पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देंगे? पूछे, इन्होंने कहा है कि जो ये कॉन्फ्रेंसेस कांग्रेस की ये करवाते हैं वो करवाते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबकारी कर रहे हैं। 1 करोड़ पाकिस्तानी का इन्होंने कहा डिजिटल दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबा छोड़ो यार मीर साहब, डिजिटल दहशतगर्दी के तो ये खुद सबसे बड़े अलंबरदार हैं। जो मरियम बीबी ने किया था और जब आया था उसमें इनके खिलाफ आया था तो इनके 2 वजीर 3 वजीरों को सुबकदोश होना पड़ा था। ये डिजिटल जो है दहशतगर्दी तो मरियम ने शुरू की थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस ने शुरू की थी वहाँ से, और आर्मी ने उसमें किया था। छोड़ दें यार डिजिटल दहशतगर्दी का, हमें ताना ना दें। वो आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस से डिजिटल दहशतगर्दी का ने जन्म लिया था और उसी में आपने शाखसाना भुगता। देखें, इस तरह से ना पार्टियों को बंद किया जा सकता है ना आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। अगर ये शौक पूरा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जाएं। हम चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना अल्टीमेटली, ये तो नहीं कर सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बता दिया कि हम नहीं करेंगे। ये तो डिक्लेरेशन, मैं चैलेंज करता हूं सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ये आपने मान लिया, आपने देख नहीं लिया। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से भी ऑर्डर पास करने जा रही है अपने डिटेल फैसले में। मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसलों का अली जफर को, लतीफ खोसा साहब को कैसे पता होता है? ये कल मैं फैसल वाडा साहब से पूछ रहा था, दोनों उन्होंने कहा इमरान खान जो है वो जेल में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो मैंने उनको पूछा आपको कैसे पता है? इसी तरह आप इनसे पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कैसे पता लगता है इनको पहले से? यार देखो, सुप्रीम कोर्ट आईन की मुहाफिज है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट आवाम की मुहाफिज है। अच्छा, आज आप रऊफ हसन के केस में पेश हुए। हाँ, पेश हुआ। आपने वहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए। तो तारड़ साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि क्या आपको यकीन है कि रऊफ हसन साहब डिजिटल दहशतगर्द हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रऊफ हसन साहब 7.5 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर डिजिटल मीडिया विंग के एम्प्लॉई है, वहाँ पे नहीं है डिजिटल में, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं पे स्लिप दे दूंगा, ये कल आपको दिखा दूंगा। मैंने ये बयान अदालत में मैंने ये बयान दिया है। 7.5 लाख रुपया तनख्वाह पे वो वहाँ पे तनख्वाह ठीक है, अगर वो लेते हैं तो वो बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का तनख्वाह मिलती है। कौन सी पार्टी को तनख्वाह नहीं है? उनका कोई ताल्लुक उस विंग के साथ। पार्टी के आइन के अंदर है तनख्वाह लेना? मुझे बता दें, तनख्वाह आपको ज्यादा पता होगा। पेड एक सेल था, पेड एक सेल था। आप देखना, फिर जातियात पे आ रहे हैं। अब मैं आपके बच्चों के साथ पढ़ा हूं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मुझे मगर मुझे तो नहीं पता आप अगर जातियात पे 7.5 लाख तनख्वाह दे रहे हैं। आप अगर जातियात पे आएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे बाप की उम्र के हैं। मैं यहाँ पे ऐसी बात करूं जिसमें मुझे भी शर्मिंदगी हो, आपको भी हो। वो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आपके पास 7.5 लाख का अटैक आपने किया। 7.5 लाख, मुझे 7.5 लाख रुपए तनख्वाह वहां से ले रहे थे। वहां पे ये तफ्तीश के दौरान चीजें आगे पता नहीं क्या निकलता है। इब्तदाई जो मालूमात है उसमें ये है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते थे, कुछ वहां रऊफ हसन के जी वहां पे बकायदा डायरेक्शन ली जा रही थी, कुछ डेटा भेजा जा रहा था, कुछ डेटा लिया जा रहा था। आपके पास इंफॉर्मेशन है तारड़ साहब, तो ये भी बता दें कि वो कुछ हफ्ते पहले जो रऊफ हसन साहब पर इस्लामाबाद में कुछ ख्वाजा सराओं के बहरूप में लोगों ने हमला किया था, उनको ब्लेड मार के भाग गए थे, वो कौन लोग थे? देखिए, हम ख्वाजा सराय पे हमला करे, वो पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की मगर वो नहीं ट्रेस हुए अभी तक। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिजिटल मीडिया विंग चलाया जा रहा था, यहाँ से कुछ डायरेक्शन यहाँ से जा रही थी, कुछ बाहर से आ रही थी। अच्छा, मुल्क दुश्मन अनासर। और देखें, इसके अंदर जो फॉरेन फंडिंग में लोग मुलव्विस थे, अब फॉरेन फंडिंग इसका उसमें भारतीय निजात अमरीकी भी हैं। मुझे ये बताइए ना, अभी एक डिनर हुआ लंदन के अंदर, एक अरबपति इजरायली सिटीजन है, जूइश आदमी है, जैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। मैं आपको भेजता हूँ अरबपति जी जो सारी इजरायली फंडिंग करता है। ये क्यों उनको मिलते हैं लोगों को? मुझे जैन कुरैशी साहब भी गए थे। जैन कुरैशी साहब थे, अनिल मुसरत साहब थे, साहबजादा जहांगीर चीकू साहब थे, तस्वीरें मेरे पास हैं।
वो पूरे सोशल मीडिया पे लगी पड़ी है। नवाज शरीफ साहब के ये लिंकेज क्या है? जाती फंक्शन में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजा के आता है, एंटाउरेज यहाँ लेकर आता है और एक बिजनेसमैन को ये रिसीव करते हैं और उनको अपना गेस्ट बनाते हैं। ये इनसे जरा पूछे फॉरेन इंडियन से क्यों मिलते हैं? ये इस वक्त पैलेस्टाइन में हो रहा है। आपने कहते हैं जातियात की बात करते हैं। ज़ैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाई, आपकी सिंपैथी क्यों है? यानी एक सिंपैथी, एक तरफ आपकी तालिबान से सिंपैथी है जिनको आप वापस ला के बसाया और आप पूरा खैबर पख्तूनख्वा को रिस्पेक्ट, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जूइश लॉबी से सिंपैथी है जो कि सबके सामने है। आप उससे शाये भी नहीं करते। इंडियन बिजनेस टाइकून को ये खुद लेके एयरपोर्ट से लाते हैं, अपने जो है माशाल्लाह घरों पर रखते हैं और उसके बाद अपने फंक्शंस पे ये आपकी हुकूमत थी तो आपने इन्वेस्टिगेट करके, तो जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं तो उसको ठीक है मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये जब इतनी बातें कर रहे हैं तो अपना भी बता देना हिंदुस्तान के साथ आपका क्या ताल्लुक है। उनके बिजनेस मैग्नेट्स को आप पर्सनल क्यों ताल्लुक है? बगैर वीजा के उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी एंटाउरेज को क्यों लेकर आते हैं? अपने जाती फंक्शंस में आप जो पश्मीना की शॉलें क्यों देते हैं, एक्सचेंज करते हैं? आप बताएं ना कि आप क्या पश्मीना की शॉल तो कोई बात नहीं है। चले हाँ, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि वो मोदी साहब जो हैं वो इनके घर में शादी में आए थे लाहौर, कौन से वीजे लेकर आए थे, कौन से पासपोर्ट्स लेकर आए थे और एंटाउरेज को के साथ आए थे? अच्छा चल फंक्शन एक मैं ब्रेक लेता हूँ जी, और ब्रेक के बाद एक जज साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज एक उस पर भी थोड़ी बात हो जाए, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। और वक्फे के दौरान मैं गेस कर रहा था कि और कौन कौन पकड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत से नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन आज जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एक फंक्शन से खिताब किया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुने। जानबूझ के कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर ना हो। बड़ा ट्रेंड था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसी की गवर्नमेंट अगर पंजाब में है, केपी में है, तो इस्लामाबाद को उन्होंने वहां पर्चे दे दिए, किसी के कराची में दे दिए, किसी ने बलूचिस्तान में दे दिए। ये एक नया ट्रेंड था, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। अभी उसमें लेटेस्ट मैंने जजमेंट्स उसमें दी है कि उसमें मैंने कहा कि कोई मल्टीपल FIR और जिस जगह की जुरिसडिक्शन है वहां पर FIR होगी। दूसरे इस्लामाबाद की वकूए की FIR न बलूचिस्तान में हो सकती है, न सिंध में हो सकती है, न और किसी सूबे में हो सकती है। अच्छा तारड़ साहब, आप खुद भी वकील हैं, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कह रहे हैं कि जो जज जानबूझकर गलत फैसले करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आमीन, आप भी कहें। देखिए मैं बिल्कुल आमीन कहता हूँ इस पे, मगर ये ज़रूर देखना चाहिए कि आज इतनी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जब आपके बारे में क्या सारा ही मौजूद है, मैं कहता हूँ कि क्या सारा ही मान लें उसको, फिर ना तकरीर होनी चाहिए थी। और ये एक अनबिकमिंग ऑफ अ जज है कि मीडिया पे आके इस तरह की तकरीर की जाए। जजेस को आई थिंक उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की अलाउ नहीं करता कि इस तरह की तकारीर। बार ने बुलाया है तो वो बार ने ज़रूर बुलाया होगा, मगर ये भी ज़रूर देखा जाए कि जो कराची यूनिवर्सिटी वाला मामला है, अगर वो बात आई है कहीं से और वो सोशल मीडिया पे मौजूद है, उस पर तौहीन का नोटिस भी जारी किया गया है, तो कम अज़ कम उसकी कोई तहकीकात तो होनी चाहिए ना। आपके पास इतने सबूत हैं, आप दिखा रहे हैं, तो ये भी एक ऑनरेबल जज साहब ने ऐसी तकरीर की थी, उनकी साहबजादी से एक एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग गरीब लोग इधर किसी मुलाजिम थे किसी फूड आउटलेट पे, वो जान से गए, मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ हुआ, नामजद नहीं होने दिया गया, एक शख्स के साथ सेटलमेंट हुई, दूसरे शख्स ने कहा कि मैं बेटे का खून माफ़ नहीं करता, मेरा जवान बेटा दुनिया से गया है। उन्होंने भी कहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को मैंने जवाब देना है, और ये जो गलत फैसले होते हैं। रजिस्ट्रार ने बुला के लाहौर में उस तफ्तीशी को धक्के दिए कि तुमने ये केस जो है इसको क्लोज करो और बेगुनाही का इसमें सबूत दो। देखिए इस तरह ना करें, हुकूमत ने इस तरह ना करें, इन्होंने उसे इस तरह ना करके इन्होंने उसे एक तफ्तीशी प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में भेजा, उस जज साहब को, उसी जज साहब को इनकी सारी टीम ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया। केस की तफ्तीश हो रही है ना, वो अलहदा हो गए हैं, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच पे नहीं बैठूंगा। अच्छा नहीं, लेकिन ये जो तारिक जहांगीरी साहब ने कहा है कि जो जज जानबूझ के गलत फैसले करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजुल होना चाहिए, तारड़ साहब का कहना है कि उनको तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। आज देखिए उन पे एक एस्पर्शन कास्ट की गई है, क्लैरिटी देते हो। देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो ये कहा कि एक जगह पे FIR होनी चाहिए, इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ 9-10 के जबकि वो अंदर थे और उन्होंने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, 200 इन्होंने FIR 9 मई के हिसाब से उन्होंने की हैं और सारे पाकिस्तान में की हैं।
वो भी मैंने सेक्शन 185(2) वकील हैं खुद, ये देख लें ज़रा CRPC का, एक ही FIR हो सकती है। सुगना बीबी के केस में 7 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा एक ही FIR हो सकती है। ये पूछें इमरान खान को किस खाते में इन्होंने 9 मई के केसेस में अंदर रखा हुआ है, जबकि वो 3 केसेस में 12-15 केसेस वहाँ लाहौर के, और उसके बाद जो है 9 मई के सारे कर दिए। एक FIR एक केस हो सकता था, तो इमरान खान को किस लिए अंदर रखा हुआ है? 185(2) में भी इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है ना सर। बड़ा सुगना बीबी का केस बड़ा वाज़ेह है, 7 जजेस ने किया है और उसमें उसी में अंदर रखा हुआ है। अच्छा, तो तारड़ साहब, अब ये जो सुगना बीबी का केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप एक केस में एक ही FIR मुख्तलिफ जगह पे नहीं कर सकते। उसकी वजह से इमरान खान को रिलीफ मिला, उसकी वजह से सनम जावेद को रिलीफ नहीं मिला इमरान खान को। इमरान खान अंदर है उसी सिलसिले में, अंदर है। उसमें तो उनकी जमानत होगी सर, उसी में अंदर है, उसी में अंदर है, 9 मई में अंदर है, माइंड यू। अच्छा, तो उसमें जमानत नहीं हुई? नहीं की। तो फिर कैसे कहते हैं जनाब के अदालती निज़ाम जो है वो 9 मई के जो दहशतगर्द हैं उनको सजाएं नहीं दे रहा? यही तो हैरत हो रही है। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त जो हुकूमत चला रही है, ये तो उनके सिर्फ कठपुतली है ना। ये चले तो आप इनको जवाब दे दीजिए। बात ही है, एक तो ये कहना कि जी एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत चला रही है, और कौन चला रहा है ना? फिर आप जुर्रत करें, आपका नहीं है, वज़ीर आप बताएं कौन चला रहा है। ये तो कोई बात नहीं है ना, एम ही हवा में बात कर देना। पंजाब बदल नहीं सकते हैं, आप सिपाही बदल नहीं सकते हैं। बात ये है, IG पंजाब भी पंजाब हुकूमत ने लगाया ना, पंजाब हुकूमत ने कहाँ लगाया? मोहसिन नकवी का लगा हुआ है, हमने KPK में भी CS लगा हुआ है। आप कर लें चेंज, बात बड़ी सिंपल है। लेकिन पाबंदी का ऐलान तो तारड़ साहब करते हैं कि ये हम लगाने लगे हैं पाबंदी। मैं उसको ऑन करता हूं। देखिए बात बड़ी सिंपल है। आप साइफर का केस भी करें, साइफर बरी हो चुका है, साइफर का बरी हो चुका है, डिवीजन बेंच ने बरी किया है। एक घड़ी नहीं है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट मैटर है ना, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर ग्लास का अलग करेंगे, एक गाड़ी आज चोरी, हाँ, एक गाड़ी आज चोरी करें, एक परसों करें, और आप कहें नहीं वो जो एक गाड़ी मैंने गाड़ियां तोशे खाने से नवाज शरीफ ने ली है, मरियम ने ली है, चोरी की थी, वो उनके खिलाफ बाकी गाड़ियों का भी उसी FIR में ट्राई करें, ये नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ के खिलाफ और मरियम बीबी के खिलाफ भी करें ना। क्या जुर्म था, क्या चीज चोरी की गई थी? सदर साहब ने भी लिए हैं, यूसुफ रजा गिलानी ने भी लिए, उनकी बीवी ने भी जेवर लिए हैं, मरियम ने भी लिए हैं, आपके नवाज शरीफ ने भी लिए, उनके खिलाफ भी करें। चले फैसला अब देखते हैं कि अदालतें क्या करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। और तारड़ साहब ने तो आज बहुत से सबूत जो है वो कहा कि मेरे पास मौजूद है। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, और देखना यह है कि तारड़ जिन्होंने थोड़े दिन पहले ऐलान किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने लगी है, और उसके बाद उनकी काबीना के कुछ सीनियर वज़रा जो हैं उन्होंने कहा अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। तारड़ साहब ने दोबारा रिपीट कर दिया असूली फ़ैसला हो चुका है। अब देखना यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ये कब जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।